हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 16 चैप्टर 171 वैदिक और चित्रांग का एक दूसरे को मारना। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो आगे बढ़कर तुरंत वैदिक के कॉलर को पकड़ते हुए बहुत ही तेज आवाज में कहता है, ये सब जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, इन सब के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। चित्रांग के कॉलर पकड़ते और उसकी बातों को सुनते ही वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें खून की तरह लाल हो जाती है और वो भी चित्रांग के कॉलर को पकड़ लेता है और अपनी कठोर और डरावनी आवाज में कहता है, कॉलर छोड़ो मेरा, वरना तुम्हारे हाथ दोबारा कुछ पकड़ने लायक नहीं बचेंगे। चित्रांग वैदिक की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, आप किस बात की सजा दे रहे हैं सिस्टर को, और आज जो भी हो रहा है न उसके कारण आप है। वो आप ही थे जिन्होंने सिस्टर के साथ जबरदस्ती की थी, उन्होंने आपके साथ नहीं किया था। ना उन्होंने आपसे कहा कि आप अपने असिस्टेंट को भेज के उनका घर जला दीजिए, आपने ऐसा खुद से किया। और न उन्होंने आपको खुद से शादी करने के लिए कहा था, और न वो कभी आपके पास गई थी कि आप उन्हें अपना लीजिए। अरे अपनाते भी कैसे उन्हें, उनको नीचा दिखाने से आपको फुर्सत मिलती तब न। आपने आज से पहले क्यों नहीं कहा कि वो आपकी पत्नी है? जब भी आपके घर में कुछ भी होता था, सारी फैमिली एक साथ रहती थी, तो वो क्यों नहीं रहती थी? तब आपकी पत्नी नहीं थी क्या वो? फिर खुद ही जवाब देते हुए कहता है, तब भी थी ना वो, और इसी घर में रहती थी ना, तो फिर आपने उन्हें पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं स्वीकार किया, या फिर पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया कि वो आपकी पत्नी है? फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तब क्यों नहीं एक बार सोचा उनके बारे में, वो कैसे इस हालत में अकेले रहेंगी? जब आपने उनसे उनका घर छीना तब आपको याद नहीं आया कि वो आपकी पत्नी है, या फिर तब याद नहीं आया जब वो इस घर की एक मेंबर होके भी एक नौकरों की तरह जिंदगी जी रही थी? चुप, अब एक और शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा, वैदिक गुस्से से चीखते हुए कहता है, चित्रांग को बीच में रोकते हुए। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, सच्चाई सुनी नहीं जा रही है? नहीं सुनी जा रही है तो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबकी तरह आपसे डरता नहीं हूं कि आप एक बार बोल देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। चित्रांग जैसे ही इतना कहता है तभी उसके मुंह पर वैदिक एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से चित्रांग वैदिक के कॉलर को छोड़कर 2 कदम पीछे की ओर हो जाता है, लेकिन वो भी तुरंत रिएक्ट करता है और आगे बढ़कर वैदिक के मुंह पर वो भी पंच जड़ देता है और उसी के साथ कहता है, आप सिस्टर के लायक हैं ही नहीं, सच कहा आंटी ने, आपको उनसे अलग करना ही पड़ेगा, तभी वो खुश रहेंगी। चित्रांग की बात पूरी होते ही फिर से एक पंच वैदिक उसको जड़ देता है और कहता है, तुम कल के आए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बताओगे कि जान मेरे साथ होगी या नहीं? उसकी बात सुनकर चित्रांग भी उसे मारते हुए कहता है, हाँ मैं बताऊंगा। बताऊंगा ही नहीं, आप दोनों का डाइवोर्स भी कराऊंगा और उन्हें अपने साथ लेके भी जाऊंगा, जहां आपकी परछाई भी उन तक न पहुंच पाए। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक फिर से उसे मारता है, लेकिन इस बार चित्रांग उसके वार को रोक देता है, फिर खुद उस पर वार करता है, जिसे वैदिक बहुत ही आसानी से रोक देता है और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती हैं। चित्रांग वैदिक को उसकी गलतियां गिनवा रहा था और उसे सिया से दूर रहने के लिए बार बार कहे जा रहा था, और वैदिक उसकी बात सुनकर गुस्से से उबलते हुए उसके साथ लड़ाई करते हुए बस कुछ शब्द ही कहता है, और वो भी बहुत ही धीरे से, जिसे सिर्फ चित्रांग ही सुन सकता था। जान मेरी है और वो मेरे पास ही रहेगी। और क्या कहा तुमने? मैंने किसी के सामने अपनी पत्नी क्यों नहीं माना? तो तुम मुझे ये बताओ, मैंने पूरी दुनिया के सामने ये कब कहा कि जान मेरी पत्नी नहीं है? मैंने सिर्फ एक गलती की है। फिर डेविल स्माइल कर चित्रांग के कान के पास झुकते हुए कहता है, लेकिन वो भी एक बहुत खूबसूरत गलती थी, और उसी गलती का नतीजा है कि जान मुझे मिली। और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने वो गलती की, लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि मैं उस वक्त में होश में नहीं था। इतना कह वो अपनी आई विंक कर देता है।
वैदिक की बात सुनकर चित्रांग अपनी आंखें गुस्से से बंद कर फिर तुरंत खोल देता है। उसके बाद अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है, वैदिक खुराना, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कह वो फिर से वैदिक के ऊपर हाथ उठा देता है और दोनों फिर से भीड़ जाते हैं। देखते देखते ही हाल का सत्यानाश हो जाता है। उन दोनों को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। रघुवेंद्र जी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और उनके भाव ऐसे थे जैसे उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन सिया तो चित्रांग के मुंह से सारी बातों को सुनकर दंग रह जाती है, और सबसे ज्यादा तो तब जब चित्रांग ने उसके घर की जलने वाली बात कही थी और उसी के साथ उसके आंखों के सामने सुमन जी की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन से लेके आज तक जो भी हुआ था सब कुछ एक पिक्चर की तरह उसके चलने लगा था, और साथ ही उसके आंखों से आंसू भी पानी की तरह बह रहे थे। उसे तो अब तक ये होश ही नहीं था कि उसके लिए वैदिक और चित्रांग आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने हाल का सत्यानाश कर दिया है। वो तो तब से ही गुम हो गई थी और अभी तक अपने ख्यालों से बाहर ही नहीं आई थी, और न ही उसे कुछ होश था कि इस वक्त क्या हो रहा है। चित्रांग की बात सुनकर सिया के अतीत की यादें फिर से एक बार उससे याद आने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जिसे याद कर उसका सर भारी होने लगता है और उसी के साथ उसके सर में तेज दर्द भी होने लगता है। सिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास की सारी चीजें गोल गोल घूम रही है। जब उसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेती है और उसी के साथ उसके मुंह से एक आह निकलती है, फिर वो बेसुध होके गिर जाती है। चैप्टर 172। सिया के पेट में वैदिक का नहीं चित्रांग का बच्चा है। सिया फर्श पर गिरती उसके पहले ही पीटर सिया को पीछे से पकड़ लेता है और उसी के साथ वो जोर से चिल्लाता है, बॉस, बिग सिस्टर बेहोश हो गई। पीटर जल्दी से सिया को अच्छे से पकड़ लेता है और सिया उसकी बाहों में झूल जाती है। उसकी आवाज सुनकर हाल में मौजूद सभी लोगों को ध्यान सिया पर चला जाता है। सिया को बेहोश देखकर जल्दी से उसके पास अपने कदम बढ़ा देते हैं। वैदिक और चित्रांग जो एक दूसरे से अभी तक लड़ाई कर रहे थे, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो रुकेंगे ही नहीं और न ही किसी की सुनेंगे, लेकिन पीटर की आवाज जैसे ही उन दोनों के कानों में पड़ती है दोनों के ही हाथ रुक जाते हैं और फिर वो झट से पीटर की ओर देखते हैं तो उन्हें सिया पीटर की बाहों में बेसुध सी नजर आती है, जिसे देख दोनों लड़ना भूल जाते हैं और भागकर सिया के पास आते हैं। सिया को बेहोश देखकर सुमन जी सार्थक से कहती हैं, सार्थक जल्दी से ईशा को बुलाए। तो उनकी बात सुनकर सार्थक जल्दी से वहां से ईशा को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर सुमन जी पीटर से कहती है, बेटा आप जल्दी से सिया को सोफे पर लेटा दीजिए। तो उनकी बात सुनकर पीटर जल्दी से सिया को सोफे पर लेटाने लगता है। वो सिया को अच्छे से लेटा पाता उसके पहले ही वैदिक अपने तेज कदमों से भागकर उसके पास आता है और सिया को अच्छे पकड़कर अपने बाहों में उठा लेता है। फिर बिना भाव के सुमन जी को देखते हुए कहता है, ईशा को मेरे रूम में भेजिए तुरंत। चित्रांग जैसे ही सिया के हाथ को पकड़ने को होता है उसके पहले ही वैदिक उसके हाथ को सिया से दूर झटक देता है। उसकी इस हरकत पर कोई कुछ कह पाता या कर पाता उसके पहले ही वैदिक सिया को अपनी बाहों में लिए अपने लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। चित्रांग अपने खाली हाथ को देखते हुए कहता है, जल्लाद और जालिम आदमी, इससे एक बार में बात समझ नहीं आती। वैदिक को जाते हुए देखकर चित्रांग भी तेजी से उसके पीछे जाते घबराई हुई आवाज में कहता है, मेरी सिस्टर और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वैदिक के जाते हुए कदम रुक जाते हैं जब उसके कानों में चित्रांग की आवाज पड़ती है कि मेरे बच्चों। ये सुनते ही वैदिक के ही कदम नहीं बल्कि बाकी सब भी अजीब तरह से उसे देखने लगता है। उसके कहने क्या मतलब था? सिया के पेट वैदिक का नहीं चित्रांग का बच्चा है। वीर जो पार्थ को छोड़कर आ गया था वो भी जैसे ही ये बात सुनता है अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और आश्चर्य से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? वो तो वैदिक का है ना। चित्रांग सबकी घूरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पहले तो समझ नहीं पाता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब उसे ही देख रहे हैं। लेकिन वीर की बात सुनकर वो अपनी बात याद करता है कि उसने अभी क्या कहा था, जिसे याद कर वो अपनी जीभ को दांतों तले दबाकर फिर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है,
गलती से निकल गया, मेरा मतलब था कि मेरे नहीं बल्कि सिस्टर और मेरे भांजे को कुछ हुआ तो मैं वैदिक की ओर अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए इन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर अब सबका ध्यान लिफ्ट की ओर जाता है जहां वैदिक सिया को लेके उसके अंदर चला गया था। लिफ्ट जैसे ही बंद होने वाली थी कि उसके पहले ही चित्रांग उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही लिफ्ट तुरंत बंद हो जाती है और थर्ड फ्लोर पर जाने लगती है। लिफ्ट के अंदर वैदिक और चित्रांग दोनों ही एक दूसरे को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे। इस वक्त दोनों के होठों से खून रिस रहे थे और उनके फेस पर चोटों के निशान थे और दोनों के ही बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, साथ ही उनके शर्ट के बटन भी टूट चुके थे। इतनी मारपीट करने के बाद भी उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ है और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं, और ये सच भी था। वो दोनों कब तक एक दूसरे से लड़ते कुछ कहा ही नहीं जा सकता था इस बारे में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से हार मानने को तैयार ही नहीं थे और उन्हें देखकर लग रहा था दोनों ही लड़ने की ट्रेनिंग ले रखी है। अगर सिया बेहोश न होती तो दोनों अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे होते। तभी लिफ्ट आके थर्ड फ्लोर पर रुक जाती है और उसके खुलते ही वैदिक चित्रांग को साइड करके तुरंत सिया को लेके अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। चित्रांग उसकी इस हरकत से चिढ़ते हुए कहता है, अगर आपने सिस्टर को नहीं लिया होता न तो आपको अभी मैं बताता। इतना कह वो भी उसके कमरे के अंदर चला जाता है। वैदिक अच्छे से सिया को बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, फिर सिया के हाथ को अपने हाथ में और दूसरे हाथ से उसके गालों को छूते हुए सिया को आवाज देते हुए कहता है, जान जान अपनी आंखें खोलो। वैदिक कुछ और कहता उसके पहले ही चित्रांग की आवाज उसके कानों में पड़ती है। आपको पता नहीं है क्या कि कोई भी बेहोश इंसान आपकी बातों का जवाब तब तक नहीं दे सकता है जब तक वो होश में ना आ जाए। जिसे सुन वैदिक गुस्से से भरी लाल आंखों से उसकी ओर देखता है। चित्रांग उसे इग्नोर करके सिया के दूसरी साइड से उसके पास आता है और बेड साइड टेबल पर से जग उठाकर उसमें से पानी अपने हाथ पर लेता है और फिर पानी की छींटे सिया के फेस पर मारता है। फिर भी सिया अपनी आंखें नहीं खोलती है, जिसे देखकर चित्रांग जग को उसकी जगह पर रख देता है। तभी रूम का डोर ओपन होता है, जिसके बाद सुमन जी और ईशा दोनों ही रूम के अंदर आती हैं। चैप्टर 173 मजबूरी की वजह। ईशा आगे बढ़कर दोनों को सिया दूर हटने के लिए कहती है ताकि वो सिया को देख सकें। लेकिन उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें ईशा की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही हो और वो दोनों ही अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलते हैं। वो दोनों अपनी आंखों से ही एक दूसरे को वहां से जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन हट कोई नहीं रहा था। उन दोनों को उसी तरह से देखकर ईशा अपने दांत पिसते हुए कहती है, अरे तुम लोग उसके पास से हटोगे नहीं तो मैं कैसे चेक करूंगी कि वो कैसी है। ईशा की बात सुनकर दोनों ही ईशा को घूरते हैं, जिसे देखकर ईशा झल्लाते हुए कहती है, ठीक है तुम दोनों ही देख लो, मैं जा रही हूँ। इतना कह वो बिना एक पल देर किए अपने कदम पीछे को मोड़ जाने के लिए बढ़ती है। तभी उसके कानों में चित्रांग और वैदिक की एक साथ आवाज पड़ती है, चित्रांग सिस्टर को चेक करो, मैं हट रहा हूँ उनके पास से। वैदिक जान को चेक करो, मैं हट रहा हूँ यहाँ से। एक साथ दोनों की बात सुनकर ईशा रुक जाती है और सिया के पास आने लगती है। वही वैदिक और चित्रांग सिया से दूर होते हुए एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते हुए ही एक दूसरे से आंखों में एक ही सवाल करते हैं, जब उठाना ही था तो पहले क्यों नहीं उठे। दोनों के हटते ही ईशा सिया को ध्यान से चेक करने लगती है। 20 मिनट बाद ईशा सिया से दूर होते हुए सुमन जी के पास जाके कहती है, आंटी परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर वैदिक और चित्रांग को देखते हुए, मुझे लगता है इन लोगों की बातों को सुनकर सिया को अपना अतीत याद आ गया होगा और इसलिए वो बेहोश हुई होगी, लेकिन अभी वो गहरी नींद में है। कुछ देर बाद वो अपने आप ही उठ जाएगी, अभी उसे आराम करने दीजिए। ईशा की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, ठीक है बेटा। फिर वो ईशा के हाथ को पकड़ लेती हैं और अपनी घबराई हुई आवाज में अपने सर को झुकाते हुए धीरे से पूछती हैं, ईशा वो पार्थ कैसा है, क्या वो अब ठीक है।
उनकी बात सुनकर ईशा वैदिक को घूरते हुए जवाब देती हैं। हाँ आंटी, वो अभी ठीक है, उससे पैनिक अटैक आया था इसलिए मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया जिसके बाद वो आराम कर रहा है। जब उठेगा तो ठीक हो जाएगा। ईशा का जवाब सुनकर सुमन जी एक गहरी सांस लेती है, फिर आगे कहती हैं। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं गुस्से में थी और जो मन में आया बोल दिया। मैंने सोचा भी इस बात का उस पर क्या असर होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना ईशा, इतना कह वो आपने हाथ जोड़ने जाती हैं। आखिर में सुमन जी दिल की एक बहुत ही अच्छी औरत थी, वो किसी को भी दुख और दर्द में नहीं देख पाती थी, उन्हें दूसरा का दर्द अपना दर्द लगता था। फिर आज तो उन्होंने खुद किसी को हर्ट किया था ये उन्हें लगता है, लेकिन ये वो भूल जाती हैं कि उसने क्या किया है और इसलिए वो ईशा से माफी मांगती है। और शायद यही वजह थी कि रघुवेंद्र जी उन्हें बहुत चाहते थे और वो उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने देते थे, और जिसके भी वजह से उनके आंखों में आंसू आते थे वो उसे छोड़ते नहीं थे। अब आते हैं कहानी पर। सुमन जी अपना हाथ ईशा के सामने जोड़ पाती उसके पहले ही ईशा उनके हाथ को पकड़कर कहती हैं। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं, और वैसे भी उसने किसी की बात मानकर गलती की थी और अगर आपके जगह कोई भी होता तो वो भी वही करता। इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मुझे या छोटे को आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, ये तो आप जानती है ना। कहते हुए वो वैदिक को अपनी जानलेवा आंखों से घूरते ही फिर वो सुमन जी से कहती है। आंटी चलिए अब यहाँ से सिया को आराम करने दीजिए, जब वो उठेगी तो खुद ही आपके पास आएगी। फिर वैदिक को सुनाते हुए, और आपको पता है ही कि वो इस घर में सिर्फ आपसे ही बात करती है और आपके ही पास आती है और आपके सिवा वो किसी के पास नहीं जाती है। हम सब ने देखा है सिया आपके पास अपनी इच्छा से आती है, न कि दूसरों की तरह किसी मजबूरी की वजह से सिया को उसके पास जाना पड़ता है। इतना कह वो सुमन जी को अपने साथ लिए वैदिक के रूम में से निकल जाती हैं। ईशा की बात सुनकर वैदिक अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ईशा के कहना का मतलब बखूबी समझ रहा था। और उससे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि सिया उसके पास मजबूरी में आती है। हाँ, वो जानता था उसने गलती की थी, लेकिन उसे भी तो गलतफहमी हुई थी। फिर वो अपने मन में खुद से सवाल करता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। तभी उसके मन से आवाज आती है, वो भी वही करता जो आपने किया। तभी वैदिक का दिल बीच में बोल पड़ता है, नहीं। वो सोचता और पहले सच्चाई पता करता कि क्या ये सच है या नहीं। फिर अपनी सैड आवाज में कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही दिन कहा था कि वो मासूम है, आप उनके साथ इस तरह से बर्ताव मत कीजिए। एक दिन आपको अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। इतना कह वैदिक का दिल गायब हो जाता है। तभी वैदिक का मन कहता है, आपने कुछ भी नहीं किया है। उसकी बात सुनकर वैदिक उसे डांट देता है। फिर सब कुछ साइड कर सिया की ओर देखता है तो उसकी आंखें फिर से गुस्से से भर जाती है। चैप्टर 174 ये सब कुछ इस लड़के का किया धरा है। ईशा के ये कहते कि अब सिया ठीक है और कुछ देर में उठ जाएगी, उसके बाद चित्रांग सिया के सिरहाने जाके बैठ जाता है। उसके बाद बहुत ही प्यार से सिया के सर को सहलाते हुए अपने मन में कहता है, सिस्टर आपने सच में मुझे डरा दिया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं इस पूरे मेंशन में आग लगा देता। इतना कह वो सिया के हाथों को उठाकर उसे अपने होठों से छू लेता है। और उसी वक्त वैदिक भी सिया की ओर देखता है। चित्रांग को सिया के हाथ पर किस करते हुए देखकर वैदिक के तन बदन में आग लग जाती है और वो अपनी जलती आंखों से उसे देखते हुए अपना कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। वैदिक चित्रांग के पास जाके उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड से नीचे उतार देता है। चित्रांग, जिसका पूरा ध्यान सिया पर था, वैदिक के खींचे जाने के कारण वो बेड से नीचे उतर जाता है। वैदिक चित्रांग को घूरते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती है। मैंने तुम्हें जान से दूर रहने के लिए कहा है, न तो तुम हर बार क्यों उसके पास चले आते हो। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग भी उसी लहजे में कहता है, और मैंने भी तो आपको सिस्टर से दूर रहने के लिए कहा है, तो आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है।
चित्रांग का जवाब सुनकर वैदिक चिढ़ते हुए कहता है, वो मेरी बीवी है और इस हक से मैं उसके पास 24 घंटे रह सकता हूँ। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग जल्दी से कहता है, वो मेरी भी सिस्टर है, इसलिए मैं भी उनके पास 24 घंटे रह सकता हूँ। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक गुस्से से कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बीवी के मुंह बोले भाई, मेरी बीवी से जितना हो सके उतना दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और आपकी भी उसी में भलाई है कि आप भी मेरी सिस्टर से दूर रहे। चित्रांग वैदिक को चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है। उसकी बात सुनकर वैदिक आगे कहता है, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानता हूँ, जो तुम दिखाने की कोशिश करते हो न असल में तुम वो नहीं हो, और जो तुम हो वो मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग के एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देखते हुए बस कुछ शब्द कहता है, ओके। फिर वो वैदिक को इग्नोर करते हुए सिया के पास जाने लगता है। तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वैदिक, कल तुमने इचिंग पाउडर बेड पर क्यों गिराया था? वैदिक की बात सुनकर चित्रांग पहले तो कुछ नहीं कहता है, फिर वो वैदिक की ओर घूमते हुए अनजान बनते हुए कहता था, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? चित्रांग की बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, तुमने इचिंग पाउडर बेड पर क्यों गिराया था? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से जान को कितनी तकलीफ हुई है? वैदिक की बात सुनकर चित्रांग अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे वैदिक की बात समझ ही नहीं आई है। चित्रांग के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वैदिक अपनी जलती आंखों से उसे देखता है, क्योंकि उसे ज्यादा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके आसपास रहने वाले लोग उसके एक इशारा करने पर समझ जाते थे कि उसके कहने का क्या मतलब है और उन्हें क्या करना है। लेकिन जब से चित्रांग आया था, उसे बोलना नहीं बल्कि अपनी बातों को दोहराना पड़ता था, जो उसके गुस्से के आग में घी डालने का काम करता था। और ये बात चित्रांग को भी कहीं न कहीं पता थी कि उसके जीजा को न ज्यादा बोलना और न ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद है, और इसलिए वो जानबूझकर बोलता था और वैदिक को बोलने पर मजबूर करता था। वैदिक अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, तो तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, या तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? वैदिक की बात सुन चित्रांग इस बार अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए कहता है, आपको क्या लगता है जीजा जी पर जोर देते हुए। वैदिक इस बार कुछ नहीं कहता है और वो सीधे काफी टेबल पर रखे लैपटॉप को देखता है। फिर वो जाके सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप को उठाकर उसे खोलते हुए कहता है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, अब तुम सीधे जान को जवाब देना। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए, जिसे वो अपना भाई मानती है वहीं उसके पीठ पीछे उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए वैदिक को देखते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर इन लॉ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अच्छे से जानता हूं आपको क्या लगता है मैं कोई ऐरा गैरा हूं जिससे आप पूछेंगे क्या तुमने ये किया है, और मैं तुरंत बता दूंगा आपके डर से, हाँ ये मैंने ही किया है। ना सब डरते होंगे आपसे और आपके नाम से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं कोई आम लड़का नहीं हूं। मैं किंग ऑफ हिल चित्रांग थॉमस हूं, जो अपनी क्रूरता के लिए पूरी इटली में जाना जाता है और पूरी इटली पर राज करता है। वो आपके इस छोटे मोटे धमकियों से डरेगा? मैं ऐसे ही नहीं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, आप कोशिश करके देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने मन में इतना सब कुछ कह वो वैदिक के पास आने लगता है। वैदिक जो कब से अपने लैपटॉप में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था, जिसे देखकर वैदिक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और फिर से अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगता है, लेकिन वो जो देखना चाह रहा था वो उसे उसमें कहीं भी नहीं नजर आ रहा था। वैदिक अपने मन में कहता है, कहाँ गई वो वीडियो जो इस बात का सबूत था कि ये सब कुछ इस लड़के का किया धरा है? मैंने सुबह ही तो देखी थी और सेव भी किया था जान को दिखाने के लिए कि उसके मुंह बोले भाई ने ही बेड पर इचिंग पाउडर गिराया था और इसी वजह से जान के बॉडी में इचिंग हो रही थी, लेकिन इसमें से वो वीडियो जा कहाँ सकती है। चैप्टर 175। वैदिक को परेशान देखकर चित्रांग मुस्कुराते हुए सोफे के पीछे आके खड़ा हो जाता है और हल्का सा झुककर वैदिक के लैपटॉप में देखने लगता है।
चित्रांग वैदिक को इस फोल्डर में से उस फोल्डर में जाते हुए देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। और वो उसी तरह से देखते हुए खुद से कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप जो इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं उसे तो अब आप पा ही नहीं सकते हैं। उसे पाने के लिए इसमें वो होना भी तो चाहिए, उसे तो मैंने कब का खत्म करा दिया। कहकर वो कुछ देर पहले का सोचने लगता है। जब वैदिक चित्रांग को सुबह में धक्का देता है तभी उसकी नज़र लैपटॉप में चल रही कल रात की वीडियो पर पड़ती है और उसकी भावें सिकुड़ जाती हैं। चित्रांग जब गुस्से से वैदिक के रूम में से निकलता है तभी वो बाहर आके पीटर को कॉल कर बता देता है इस बारे में और उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि इस बारे में वैदिक को पता नहीं चलना चाहिए। पीटर भी अपनी बॉस की बात मान जाता है और वो भी सबसे छिपकर वैदिक के रूम के बाहर आ जाता है। वैदिक और सिया जैसे ही रूम में से निकल कर नीचे जाते हैं वैसे ही मौका पाके पीटर वैदिक के रूम में आता है तो उसे वैदिक का लैपटॉप ओपन ही मिलता है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, जल्लाद जीजा मेरा काम बहुत आसान बना देता। इतना कह वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है और उसके बाद वो उसमें कुछ करने लगता है। फिर वो बहुत ही ध्यान से वैदिक के रूम में लगे मिनी कैमरा को देखता फिर हंसते हुए कहता है, मैं इधर आता है भी किसी को नहीं पता चलती और न मैं इधर से जाती ये पता चलती। इतना कह वो वैदिक का लैपटॉप कॉफी टेबल पर रखकर वहां से निकल जाता है और आके सबके साथ खाने के लिए बैठ जाता है और उसके बाद धीरे से चित्रांग को इशारा करता है कि काम हो गया बॉस और कोई सबूत भी नहीं बचती। चित्रांग सब कुछ याद कर हंसते हुए वैदिक के कान के झुककर बहुत ही धीमी और सर्द आवाज में कहता है, आपने बताया नहीं कि मुझे सिस्टर को क्या जवाब देना पड़ेगा। इतना कह चित्रांग वैदिक से दूर होकर सीधा खड़ा हो जाता है। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक गुस्से से भरी आवाज में कहता है, इसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग समझ जाता है कि वैदिक उस वीडियो के डिलीट होने के बारे में जान गया है और उसे उस पर शक भी हो गया है कि ये सब उसने ही किया है, लेकिन फिर भी चित्रांग उसकी बात से अनजान बनते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। चैप्टर 176 हमने कहने के लिए नहीं आपको अपना बेटा माना है। हाल में इस वक्त सार्थक, दिशा, वीर और रघुवेंद्र जी, जॉनी और पीटर मौजूद थे। तभी दिशा सैड सा फेस एक्सप्रेशन बनाए सार्थक की ओर देखते हुए कहती है, अगर हम कल आपसे फोटोशूट का नाम ही ना लेते तो आप सबको एक साथ बैठने के लिए भी नहीं कहते और ना ही ये सब कुछ होता। आज जो भी हुआ हमारी ही वजह से हुआ है। फिर सभी बातों को याद करते हुए कहती है, हमने अनजाने में सिया के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिशा की बात सुनकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, दिशा तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और तुम इस बारे में सोच के टेंशन मत लो। इस हालत में बेटा तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे बच्चे के सेहत पर असर पड़ेगा जो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर दिशा कहती है, लेकिन डैड। दिशा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सार्थक अपनी रोबदार आवाज में कहता है, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं और वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने ये तो पता चला ना। मिस्टर महान वैदिक खुराना खुराना मेंशन के अंदर तो अपनी पत्नी की इज्जत करते नहीं थे, लेकिन बाहर भी उसकी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। फिर पास रखे सोफे पर जोर से लात मारकर गुस्से से सार्थक कहता है, मैं वैदिक को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई सिया के घर में आग लगवाने की। इतना कह सार्थक फिर से सोफे को अपने पैरों से मारकर गुस्से में वहां से अपने रूम की ओर चल देता है। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर रघुवेंद्र जी दिशा को सार्थक के पास जाने का इशारा करते हैं, जिसे दिशा भी समझ जाती है और वो भी अपने धीमे कदमों के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि सार्थक और उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। सेकेंड फ्लोर पार्थ का रूम। पार्थ अपने बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था और सुमन जी बेड के सहारे पार्थ के सर को अपने गोद में रखकर बैठी हुई थी। सुमन जी पार्थ के सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है, पार्थ बच्चे हमें माफ कर देना, तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। ना हम गुस्से में तुम्हें वो सब कहते और ना ही तुम्हें सदमा लगता।
लेकिन बच्चे हम क्या करते, हमें सिया के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, इतना हुआ कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा, हमें आपको आपके माँ के जैसा नहीं कहना चाहिए था, वैसे भी आपकी गलती नहीं है, आपने तो वही किया जो वैदिक ने आपको करने के लिए कहा। और हम ये भी जानते हैं आपके लिए वैदिक की बात पत्थर की लकीर की तरह है, अगर उन्होंने आपको एक बार कह दिया तो आप वही करेंगे, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी एक कतरा सुमन जी के आंखों से गिरकर पार्थ के चेहरे पर आता है। सुमन जी अपनी रुंधी हुई आवाज में कहती हैं, आप बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं है, आप उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप अपने पापा के जैसे हैं। फिर सुमन जी पार्थ के बारे में सोचते हुए आगे कहती हैं, आप में आपकी माँ के एक भी गुण नहीं है, आपके अंदर तो आपके पिता के गुण भरे हैं, वो भी आप ही की तरह एक बार जो ठान लेते थे वही करते थे, और आप भी एक बार जो ठान लेते हैं करके ही मानते हैं। इतना कह सुमन जी झुककर पार्थ के सर पर किस कर लेती हैं, फिर उससे दूर होकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती हैं, लेकिन सिया के साथ जो भी आपने वैदिक के कहने पर किया वो बहुत ही गलत किया। आपको एक बार खुद से सोचना चाहिए था, क्या आप भी सिया के बारे में वही सोच रखते हैं जो वैदिक रखते हैं? तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं हमारी बेटी के बारे में पार्थ। आपकी आज इस तरह से पड़े हुए हैं तो ये हमारी वजह से हुआ है, और इसलिए हम आपके पास चले आए हैं, क्योंकि हमें ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए था, जबकि हम सब कुछ अच्छे से जानते थे आपके बारे में, फिर भी हमने उस घटिया औरत पार्थ की माँ के साथ आपका कंपेयर किया, जिसका हमें बहुत गिल्ट हो रहा है। लेकिन आपने जो किया है हम वो भूलेंगे नहीं, और न ही हम उसके लिए आपको कभी माफ कर पाएंगे। इतना कह सुमन जी एक बार और झुककर उसके माथे पर किस कर लेती हैं। उसके बाद वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पार्थ के बालों में अपने हाथों को चलाने लगती है। सुमन जी अपने मन में कहती है, हम आपसे चाहे जितना भी गुस्सा क्यों न हो जाए, लेकिन आपको इस तरह से नहीं देख सकते हैं, आखिरकार हमने आपको अपना बेटा माना है, हमने कहने और लोगों को दिखाने के लिए नहीं आपको अपना बेटा माना है, बल्कि हम दिल से मानते हैं। आपको पता है हम आपसे और ईशा से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम सार्थक और वैदिक से करते हैं। बल्कि हम आपको ईशा को ही नहीं, हम तो ओजस सुरभि और मीठी से भी बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, कब दोपहर के 2 बज गए को पता ही नहीं चला। लेकिन अभी तक पार्थ और सिया को होश नहीं आया था। चैप्टर 177। सिया को ये सब करते हुए फिर से उसी एक शख्स की आंखें देख रही थी, और इस कपड़े में देख सिया को वो शख्स बहुत ही बारीकी से ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसके बाद सिया बेड पर आराम से सो रहे वैदिक को एक नजर देखती है, फिर घड़ी की ओर, जिस में सुबह के 5 बज रहे थे। उसके बाद सिया खुद से कहती है, अभी इन्हें उठने में 1 घंटा बाकी है। सिया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वैदिक हमेशा 6 बजे सोकर उठता था। उसके बाद वो जिम जाता था, जो उसने अपने लिए 3rd फ्लोर पर ही बनवा रखे थे, और जिम जाने से पहले उसे ब्लैक कॉफी पीनी रहती थी, जो उसे उठने के तुरंत बाद चाहिए होती थी। इतना कहा वो रूम से निकल जाती है अपने रोजा के काम करने के लिए। सिया जैसे ही रूम से निकल कर बाहर जाते हैं, वैसे ही वो शख्स अपने मन में कहता है, इस लड़की की ही ममता कैसे हुई फिर से ये कपड़े पहना कर बाहर जाने की? क्या मैंने गलती कर दी इसके ये कपड़े कबर्ड में रखा कर? फिर अपने आंखें बंद कर कहता है, क्या इसे पता भी है ये इन कपड़ों में कितनी अच्छी लगती है? ऊपर से ये लो कलर इस पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई इसे मेरे सिवाय इन कपड़ों में देखे। इतना कहा वो शख्स वहां से उठकर चला जाता है। सिया रूम में से निकल कर स्टडी रूम में जाती है। सिया स्टडी रूम में पहुंचकर देखती है तो उसे हमेशा की ही तरह आज भी स्टडी रूम बिखरा हुआ मिलता है। फाइल्स टेबल पर इधर से उधर पड़ी हुई थी।
बहुत से खराब पेपर फर्श पर बिखरे हुए थे, कुछ फाइलें स्टडी रूम में लगे सोफे पर पड़े हुए थे और लैपटॉप भी खुला हुआ था। सिया एक बार अपनी नज़र पूरे स्टडी रूम में दौड़ाती है, उसके बाद वो अपने कदम टेबल की ओर बढ़ा देती है। फिर वो एक एक कर सभी बिखरी हुई फाइलों एक सिरल से करके टेबल पर एक और करती है। फिर वो सोफे पर पड़ी फाइलों को भी अच्छे से करके उसे भी टेबल पर रखती है। लैपटॉप ऑफ कर उसे भी उसकी जगह पर अच्छे से रखती है। उसके बाद सिया फर्श पर बिखरे हुए पेपर को देखती है जो कि खराब थे। सिया उन सभी खराब पेपरों को एक एक कर जल्दी जल्दी उठाती है, उसके बाद उसे डस्टबिन में डालती है। सिया स्टडी रूम को अच्छे से साफ करती है, फिर उस रूम से निकलकर जिम रूम में जाती है, उसके बाद वो उस रूम को भी साफ करती है। फिर ऐसे ही करके सिया थर्ड फ्लोर को अच्छे से साफ करके नीचे आती है और किचन में चली जाती है। सिया को ये सब काम करते हुए फिर से वही शख्स देख रहा था। हमेशा की तरह सिया को किचन में जाते हुए देखकर वो भी वहां से चला जाता है। सिया किचन में आके हर रोज की तरह ही आज भी जल्दी से वैदिक के लिए ब्लैक कॉफी विथ आउट शुगर बनाती है। जो सिया को लगता है कि ये ब्लैक कॉफी है, लेकिन सिया हमेशा की ही तरह आज भी दूध गर्म करके उसमें कॉफी और चीनी डालकर ही कॉफी बनाती है, न कि ब्लैक कॉफी विथ आउट शुगर। सिया कुछ देर में काफी बनाकर अपने रूम में लेके जाती है। सिया रूम में पहुंचकर सिया बेड के पास जाती है और टाइम देखती है तो ठीक 6 बजे थे और वैदिक के उठने का टाइम हो गया था। वैदिक ठीक उसी समय अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी आंखों के सामने सिया का चेहरा नजर आता है, जिसे वो गौर से देखता है। लेकिन आज वैदिक जब अपनी हेजल ग्रीन आंखों से सिया के ओशियन ब्लू आंखों में देखता है तो वो कुछ पल ठहर जाता है। आज उसे सिया की आंखों कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसे हमेशा नजर आता था। वैदिक को हर सुबह सिया की उन नीली आंखों में एक उम्मीद नजर आती थी, एक थकान नजर आती थी। उसके आंखों में हमेशा आंसू भरे होते थे, उसके चेहरे पर एक न बयां करने वाला दर्द नजर आता था। सिया जब भी उसके सामने आती थी, लेकिन आज उसे सिया की उन नीली आंखों में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आज वैदिक को उसके चेहरे पर दर्द और थकान की एक सेकंड तक नजर नहीं आ रही थी और न ही उसके आंखों में आंसुओं की झलक। वैदिक उसी तरह सिया को देखते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कॉफी का कप उठा लेता है। चैप्टर 178 तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के बीबी का हाथ पकड़ने में। ऐसे ही आधा घंटा और बीत जाता है। वैदिक का रूम। सिया बेड पर आराम से सोई हुई थी और उसके राइट साइड चित्रांग सिया के हाथ को पकड़े हुए बैठा था और बहुत ही प्यार से सिया के फेस को देख रहा था। सिया के लेफ्ट साइड में वैदिक बैठा हुआ था और वो अपनी जलती आंखों से एक तक चित्रांग के हाथ को ही घूर रहा था, जिस हाथ से उसने सिया के हाथ को थामा हुआ था। वैदिक ने कई बार उसके हाथ को सिया के हाथ पर से हटाया, लेकिन चित्रांग फिर से पकड़ लेता। इस बार वैदिक चित्रांग के हाथ को हटाने के बजाय उससे कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के बीबी का हाथ पकड़ने में। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग भी उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने किसी के बीबी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, मैंने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा हुआ है। चित्रांग का जवाब सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए फिर से कहता है, जान ने तुम पे तरस खाकर अपना भाई कह दिया तो तुम सच में उसके भाई नहीं हो गए, जो तुम जान पर अपना इतना हक जताते हो। एक बात याद रखना, मेरी जान की कोई फैमिली नहीं है तो तुम उसकी फैमिली बनने की कोशिश मत करो। अगर उसका कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। चित्रांग कहता है, क्या आपको सच में लगता है उनकी कोई फैमिली नहीं है और वो अकेली है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। फिर वैदिक की आंखों में आंखें डाले बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चित्रांग आगे कहता है, हो सकता है मैं उनकी फैमिली में से एक हूं और सच में मेरी सिस्टर है जिन्हें मैं आपसे दूर लेके जाने आया हूं और आपसे भी बदला लूंगा। जितना आपने मेरी सिस्टर को रुलाया है उतना ही मैं आपको भी तरसाऊंगा। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक की भवें सिकुड़ जाती है और वो बहुत ही गौर से चित्रांग के फेस को देखने लगता है। वैदिक को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर चित्रांग हंसने लगता है और हंसते हुए ही मजाकिया लहजे में कहता है, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन आपको देखने से ऐसा लगता है जैसे आपने मेरी बातों का सच मान लिया हो।
चित्रांग इतना कह अचानक से चुप हो जाता है और बहुत ही सीरियस आवाज में कहता है, लेकिन मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं और इसलिए ही मैंने वो इचिंग पाउडर बेड पर गिराया था ताकि आप उस पर सोए और आपको थोड़ा ही सही पर दर्द हो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस बेड पर सिस्टर भी सोती है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये नहीं करता, लेकिन जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा नहीं होगा माय डियर ब्रदर इन लॉ। इतना कह चित्रांग वैदिक को आंख मारता है। वहीं वैदिक चित्रांग के हर बदलते एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और वो भी कुछ सोचे जा रहा था, क्या चित्रांग उसे धमकी दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैं किसी की धमकी से नहीं डरता हूँ। तभी उसे अपने हाथों में सिया का हिलता हुआ हाथ महसूस होता है, जिसे देखकर वैदिक चित्रांग से तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है और सिया के ऊपर टीका लेता है। सिया धीरे धीरे अपनी पलकों को झपका रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब उठ रही हैं। सिया धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं तो उसकी समुद्र जैसी नीली आंखें सीधे वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों से मिलती है, जिसे देखकर सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे एक बार फिर से सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ देर पहले हाल में हुआ था। उससे याद कर सिया मन में कहती है, चित्र को इतना सब कुछ कैसे पता चला जबकि हमने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। इतना कहते कहते सिया के बंद आंखों से आंसू गिरने लगता है, जिसे देखकर वैदिक तुरंत सिया के आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में सिया से पूछता है, जान तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? बताओ मुझे, मैं अभी ईशा को बुलाता हूँ। चित्रांग जो एक तक अभी भी वैदिक को ही घूर कर देख रहा था और अपने मन में उसे और परेशान करने के बारे में सोचे जा रहा था, उसका ध्यान सिया पर था ही नहीं। लेकिन जैसे ही वैदिक की बात उसके कानों में पड़ती है तो वो भी तुरंत रिएक्ट करता है और सिया के फेस को देखने लगता है। सिया जो अपनी आंखें बंद कर बीती बातों को सोचकर फिर से रोने लगी थी। वैदिक की बात सुनकर सिया अपने मन में कहती है, क्या सच में हमारे हर दर्द को डॉक्टर दूर कर सकते हैं? इतना कह उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वो खुद को जल्दी से संभाल लेती है और धीरे से अपनी आंखें को वैदिक के चेहरे को देखती है, जिस पर उसकी फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिया वैदिक के फिक्र भरे चेहरे को देख मन ही मन कहती है, काश ये फिक्र और ये प्यार और ये केयर अपने 8 महीने पहले की होती हमारी, तो आज हमारे बीच इतनी दूरी नहीं होती और मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है जैसे इन सब चीजों से। अपने मन में इतना कह सिया इस बार वैदिक को देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, नहीं हमें दर्द नहीं हो रहा है। चैप्टर 179। जिस दिन मैंने अपनी हद पार की ना तो आप सिस्टर को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। सिया की बात सुनकर वैदिक कुछ कह पाता उसके पहले ही चित्रांग बोल पड़ता है, सिस्टर आप ठीक है ना? आपको सच में कहीं दर्द नहीं हो रहा है ना? चित्रांग की आवाज सुनकर सिया जो अब तक वैदिक को देखे जा रही थी वो पलटकर चित्रांग की ओर देखती है। उसे अपने रूम में देखकर सिया जल्दी से उठते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में कहती है, चित्रा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे ऐसे हड़बड़ी में उठते हुए देखकर चित्रांग सिया को पकड़ने को होता है कि उसके पहले ही वैदिक सिया को जल्दी से पकड़कर उसे बेड के सिरहाने से लगाकर आराम से बैठा देता है। फिर अपनी भारी आवाज में कहता है, जान अपने मुंह बोले भाई के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस तरह से तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। वैदिक की बात सुनकर सिया उससे कुछ कहती उसके पहले ही चित्रांग बोल पड़ता है, वैसे आपको ये कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि प्रेग्नेंट लेडी को इतनी सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी चाहिए और ना ही इतने काम करने चाहिए जितना आपके कारण वो करती थी, फिर तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक कहता है, तुम हद में रहो, अपने इसी में तुम्हारी भलाई है या फिर तुम फिर से पीटना चाहते हो? वैदिक की बात सुनकर चित्रांग कहता है, मैंने अभी तक अपनी हद पार नहीं की है। जिस दिन मैंने अपनी हद पार की न तो आप सिस्टर को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। और इसी तरह से दोनों एक बार फिर आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर सिया अपने मन में कहती है, चित्र को पता नहीं क्या हो जाता है वैदिक जी के सामने आते ही कि वो हर वक्त उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। चित्र को हमने मना किया था और उससे कहा भी था कि वैदिक जी से दूर रहे, लेकिन उसे हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है।
फिर वैदिक की ओर देखकर अपने मन में कहती है, वैदिक जी आपको भी पता नहीं क्या हो जाता है, आप भी उससे लड़ने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। वैसे तो आपके मुंह से एक शब्द निकल जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन जब भी चित्र आपके सामने आते हैं आप उन्हें बोलने और उनसे बहस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको तो ज्यादा बोलना और ज्यादा बोलने वाले लोग दोनों ही नहीं पसंद है, तो फिर आप चित्र से कैसे इतना बोल लेते हैं। अब भाई सिया को कौन बताए कि वैदिक को चित्रांग से जलन होती है और वो जल के कोयला हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे बोलना पड़ता है। सिया से जब और बर्दाश्त नहीं होता है तो सिया अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रख लेती है और जोर से चिल्लाती है, बस बहुत हुआ आप दोनों का। वैदिक और चित्रांग दोनों ही एक दूसरे से इस कदर बहस कर रहे थे कि जैसे वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी बातों से मार डालेंगे। लेकिन सिया की तेज आवाज सुनकर एकदम से चुप हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से अपनी नजरें फिर सिया की ओर देखते हैं। सिया को अपना सर पकड़े हुए देखकर दोनों ही एक साथ एक ही सवाल सिया से करते हैं, वैदिक जान क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। चित्रांग सिस्टर क्या आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। दोनों ही अपना सवाल कर एक दूसरे को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हैं, जैसे एक दूसरे से कह रहे हो, वैदिक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान से ये सवाल करने की, मैं ये सवाल कर रहा था ना। चित्रांग आपकी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर से ये सवाल करने की, मैं पूछ रहा था ना उनसे ये। दोनों की बात सुनकर सिया अपना सर उठाकर देखती है तो दोनों ही एक दूसरे को अपनी शिकार भरी नजरों देख रहे थे, मानो वो दोनों आंखों ही आंखों से एक दूसरे का ऊपर का टिकट कटा दे। उन्हें इस तरह से देखकर सिया अपने मन में कहती है, वैदिक जी और चित्र फिर मारपीट करने पर आ जाए तो नहीं नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। अपने में खुद से इतना कहकर सिया जोर से कहती है, हमारे सर में आप दोनों की बातें सुनकर दर्द होने लगा है और अब आप दोनों ही चुपचाप यहां से चले जाए। चैप्टर 180 तुम ही किसी पनौती से कम नहीं हो। सिया की बात सुनकर वैदिक और चित्रांग सिया को एक नजर देखकर फिर से एक दूसरे को घूरने लगते हैं। चित्रांग सिया के सर को सहलाते हुए कहता है, ये सब आपके वजह से हुआ है। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक अपनी भावें उचका देता है, जैसे कह रहा हो, ओह सच में ऐसा क्या। वैदिक के एक्सप्रेशन देखकर चित्रांग भी समझ जाता है और वो तुरंत कहता है, मैं तो चुपचाप बैठा था, आपने ही पहले बोलना शुरू किया। अगर आप चुपचाप रहते तो मैं भी नहीं बोलता, लेकिन आपके बोलने के कारण ही सिस्टर के सर में तेज दर्द होने लगा है। इसलिए अब आप यहां से जा सकते हैं, मैं हूं अपनी सिस्टर का ध्यान रखने के लिए। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक चिढ़ते हुए कहता है, मेरी जान के मुंह बोले भाई, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपने हाथ कंट्रोल में रखते तो मैं भी कुछ नहीं कहता। और तुम सिर्फ मुझे दोषी ठहरा नहीं सकते हो। सारी गलती तुम्हारी है, गलती ही नहीं बल्कि तुम ही किसी पनौती से कम नहीं हो। एक आखिरी बात, मैं नहीं, तुम जाओगे यहां से, जान को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं सिस्टर से बात नहीं कर लूंगा, इसलिए आप जाइए यहां से और मुझे और सिस्टर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, शायद तुम भूल गए हो, जहां तुम हो न वो मेरा रूम में, और जिससे बात करने के लिए बोल रहे हो वो भी मेरी है, इसलिए अब बिना एक सेकंड देर किए जल्दी से निकलो मेरे कमरे से, नहीं तो मुझ तुम्हें यहां से धक्के मार के निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैदिक की ऐसी बातों को सुनकर चित्रांग भी कहा पीछे हटने वालों में से था। वो भी तुरंत कहता है, शायद आप भी एक बात भूल रहे हैं, ये केवल आपका रूम ही नहीं है, ये मेरी सिस्टर का भी रूम है और मैं उनका भाई हूँ, इसलिए मैं भी इस रूम में रहकर सिस्टर से जब तक चाहे बात कर सकता हूँ और आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं। और इसी तरह से एक बार फिर से दोनों अपने बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं। सिया जो अपना सर पकड़े बेड पर बैठी थी, उन्हें फिर से बहस करते हुए देखकर अपने मन में कहती है, आप दोनों ही रहिए इस रूम में, हम ही उठकर चले जाते हैं इस रूम में से। आप दोनों तो जाएंगे ही नहीं और न ही अपनी फालतू की बहस खत्म करेंगे, जब हम ही चले जाएंगे तो आप दोनों की बात भी खत्म हो जाएगी।
इतना कह सिया आराम से बेड पर से अपने एक हाथ को अपने निकले हुए पेट पर रखकर उठती है। उसके बाद वो एक नज़र अपने सामने देखती है जहां वैदिक और चित्रांग एक दूसरे को रूम से जाने के लिए कहे जा रहे थे, लेकिन दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि वो दोनों ही वहां से जाने वाले हैं। और उन दोनों का ध्यान सिया पर बिल्कुल भी नहीं था, उनका पूरा ध्यान एक दूसरे को वहां से भेजने पर था। और इसी बात का फायदा उठाकर सिया बेड के नीचे पड़ा अपना स्लीपर पहनती है और अपनी साड़ी को सही करती है जो सोने की वजह से अस्त व्यस्त हो गई थी। उसके बाद सिया बहुत ही आराम से धीरे धीरे अपना एक एक कदम डोर की ओर बढ़ाते हुए रूम में से निकलने लगती है। कुछ ही कदमों में सिया डोर के पास पहुंच जाती और फिर वो धीरे से डोर ओपन कर रूम में से निकल जाती है। तभी डोर के बंद होने की हल्की सी आवाज वैदिक के कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक तुरंत डोर की ओर देखता है। तो उसे लगता है जैसे डोर अभी अभी बंद हुआ है। फिर वो एक झटके से बेड की ओर देखता है। खाली बेड को देखकर वैदिक को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ और वो चित्रांग को गुस्से से एक नज़र देखता है जो उससे अभी भी रूम से निकलने के लिए कह रहा था। उसकी बात को इग्नोर करके वैदिक तुरंत रूम में से निकल जाता है। उसके जाते ही चित्रांग बहुत ही स्टाइल के साथ अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको क्या लगा मैं आपकी बात सुनकर यहाँ से चला जाऊंगा? तो आपको गलत लगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कह चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए गेट की ओर देखकर खुद से कहता है, आखिरकार मैंने आपको यहाँ से भेज ही दिया, या फिर आप मेरे सामने टिक ही नहीं पाए इसलिए आपने हार मान ली और यहाँ से चले गए। चित्रांग वैदिक के जाने से इतना खुश हो गया था कि उसे अभी तक ये नहीं पता चला था कि वैदिक ही नहीं बल्कि सिया भी वहां से जा चुकी है। चित्रांग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए आगे कहता है, वैसे भी चित्रांग थॉमस से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।